हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है तथा गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य परिभाषाएं जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज करेंगे। तो गोलीय दर्पण को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। पहले इस बात को समझते हैं कि हम दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण आप सभी ने, जिसको हम कॉमनली सामान्य भाषा में शीशा कहते हैं, हम ड्रेसिंग के लिए मतलब नहाने धोने के बाद में अपने आप को संवारने के लिए जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो जो दर्पण आपने देखा होगा वो कौन सा है? समतल दर्पण। सामान्य तौर पे घरों में प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हो, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। अब देखो, प्रतिबिंब हमने देखा होगा कि कोई भी परावर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब जो एक अच्छा प्रतिबिंब बनाता है उसको हम दर्पण के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अदरवाइज़ प्रतिबिंब तो हमें, जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में थाली है, चम्मच है और दूसरी जो वस्तुएं हैं उनमें भी हमारा धुंधला सा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे परावर्तक पृष्ठ कौन से होते हैं? जो प्रकाश को थोड़ी बहुत मात्रा में क्या कर देते हैं? परावर्तित करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक क्या होता है? अनियमित परावर्तन। तो जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है? नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पर क्या बनता है? हमारी अच्छी प्रतिबिंब बनती है। तो ये तो हो गया दर्पण। अब दर्पण को हम लेके आते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो, जैसा नाम से ही क्लियर है, गोलीय। गोलीय किससे बना है? गोला से, या यूँ कह दें कि यदि हम गोल कोई वस्तु है उसको क्या बनाते हैं? जैसे कोई गोला है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में क्या है? गोला। इस पे आपको छोटा भीम दिखाई दे रहा है और ये क्या है? कालिया। देखा होगा ना आपने। हमें इनको नहीं देखना, इसकी आकृति को समझना है। कैसी आकृति है ये? गोलाकार। अब ये जो हमारे पास में गोलाकार आकृति है, जैसे ये बॉल है, इसी प्रकार से फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमारी जो पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं वो भी कैसी होती है? गोलाकार आकृति होती है। अब यदि हमारे पास में ऐसी कोई गोलाकार आकृति हो और वो कैसी हो? ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो और अंदर से खोखली हो। इसका मतलब ये जो बॉल है, अगर ये बॉल मेरे पास में रबड़ की जगह कैसी होती? ग्लास की बनी हुई होती और ये अंदर से क्या होती? खोखली और ट्रांसपेरेंट। अब यदि इस गोले का, देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो गोलीय दर्पण है किसके बने होते हैं? गोले से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कि ये मेरे पास में कोई गोला है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस गोले का इतना सा हिस्सा हमने काट दिया, इतना पार्ट काट दिया, तो ये टुकड़ा निकल के आएगा मेरे पास में। अब ये टुकड़ा देखो किस प्रकार से निकल के आएगा। ये टुकड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इधर देखो, ये हमारे पास में एक गोला है। किसका बना हुआ? कांच का, शीशे का बना हुआ है और अंदर से कैसा था? खोखला। इसका हमने इतना सा टुकड़ा काटा तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टुकड़ा निकल के आएगा मेरे सामने यदि उस गोले को हम काट देते हैं। तो देखो, ये एक गोले का हिस्सा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से उठा हुआ है, इधर से दबा हुआ है। तो ये इस प्रकार की आकृति यूँ निकल के आती है, यूँ। अब ये आकृति कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। फिलहाल अभी तक ये पारदर्शी है। अब इसका दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, जो हमारे पास में कांच होता है, शीशा होता है, उससे दर्पण कैसे बनाते हैं? इसकी एक साइड को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक। अब देखो, हमारे पास में ये पारदर्शी शीशा है, लेकिन है किस टाइप का? वक्रित है ये।
क्योंकि हमने क्या किया, इसको गोले में से काटा है। तो ये पृष्ठ कौन सा कहलाएगा, वक्रित पृष्ठ कहलाएगा। अब इस वक्रित पृष्ठ का दर्पण बनाने के लिए देखो, दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, शीशे को, कांच को हम क्या करते हैं, एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, और वो जो पॉलिशिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिल्वरिंग कहते हैं। जो पॉलिश करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सिल्वरिंग। सिल्वरिंग क्या होती है, दर्पण के एक साइड के ऊपर जो सिल्वर साल्ट है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह, इसमें आपने देखा होगा ना शीशे के पीछे, देखो यहाँ पर ये आपको ये परत दिखाई दे रही है। ये मेरे पास में क्या है, एक दर्पण है, इसको पीछे से क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, लाइट ब्लू रंग की ये जो पॉलिश दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम घरों में देखते हैं लाल भूरे रंग की जो परत दिखाई देती है। तो दर्पण गिलास को, पारदर्शी गिलास को परावर्तक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर सिल्वर साल्ट की पॉलिश कर देते हैं। तो सिल्वर साल्ट की पॉलिश करने के बाद में क्या होता है, जो हमारा जो सिंपल जो कांच था वो क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में ये जो वक्रित पृष्ठ है, देखो इसको हम पॉलिश करने के दो तरीके से इसको हम पॉलिश कर सकते हैं। एक तो ये करें कि इसको हम बाहर से, इसका जो बाहरी सरफेस है इसको पॉलिश कर दें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बाहर वाला पृष्ठ क्या कर दें, इसका परावर्तक, इस पृष्ठ को हम क्या रख लेते हैं, परावर्तक, और अंदर वाला जो पृष्ठ है उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश। तो इन लाइनों का मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जहाँ कहीं भी इस चैप्टर में हम इस प्रकार की लाइन खींच देंगे, वो पृष्ठ कैसा है, पॉलिश किया हुआ है, उस पृष्ठ को हम कहते हैं पॉलिश्ड। और ये कौन सा है, इधर वाला जो पृष्ठ बचेगा ये कौन सा है, परावर्तक। तो हमारे पास में जिस तरफ से इसको हमने पॉलिश किया है, बाहर से पॉलिश किया है या अंदर की तरफ से पॉलिश किया है। बाहर का मतलब देखो, ये जो जिधर से ये हमारा ये टुकड़ा है इधर से उठा हुआ है, ये इसका बाहरी पृष्ठ हो गया। ये क्या है, इसको पूरा करेंगे तो गोला बनेगा। तो ये कौन सा है, अंदर वाला पृष्ठ है। यदि अंदर वाले पृष्ठ को हम परावर्तक बना देते हैं तो एक दर्पण ये बनेगा। उल्टा कर दें कि इसका जो अंदर वाले पृष्ठ को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, बाहर वाला पृष्ठ क्या बना, परावर्तक। तो ये दूसरी टाइप का दर्पण बन जाएगा। तो हमने अब दर्पण को किस प्रकार से पॉलिश किया है, उसी प्रकार से हमारे पास में क्या बनते हैं, गोलीय दर्पण बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या आएगी। देखो हमने गोलीय दर्पण बनाया कैसे, किसी गोले का हिस्सा किया, उसका एक पृष्ठ परावर्तक और एक पृष्ठ को पॉलिश किया, क्या बना, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी, देखो समझते हैं। किसी गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी गोले का भाग होते हैं जिनका एक पृष्ठ परावर्तक तथा दूसरा पृष्ठ पॉलिश किया हुआ होता है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि एक पृष्ठ को परावर्तक, दूसरे को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखो कितने प्रकार के निकल के आएंगे हमारे पास में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको समझाया कि हम दर्पण के कौन से हिस्से को पॉलिश कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो गोलीय दर्पण है दो प्रकार के बन जाते हैं। देखो एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण या सीधा कह दो उत्तल दर्पण। और दूसरा कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिनको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल, स्फीयर क्या होता है, गोला, तो स्फीयर का पार्ट है इसलिए क्या कहते हैं इनको स्फेरिकल मिरर। उत्तल को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। मिरर क्या होता है, दर्पण। तो एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और एक कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण कौन सा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने गोले का जो भाग निकाला था, ये भाग निकल के आया, कैसा था, ये पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था। अब इसका यदि हमें उत्तल दर्पण बनाना है तो यदि इसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं,
जैसे इसको यदि हम अंदर से पॉलिश कर दिए तो क्या होगा, अंदर वाला पृष्ठ, मतलब जैसे इस गोले को पूरा करेंगे तो इसका केंद्र इधर होगा। देखो गोले को पूरा करेंगे, गोला पूरा यूं बना, इधर क्या है, इसका केंद्र होगा, सेंटर होगा, गोले का सेंटर यहाँ है। तो ये वाला दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से बाहर की तरफ है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। या यूँ कह दें कि उत्तल मतलब जिसका परावर्तक तल ऊपर है यानी उठा हुआ है, जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अभी हम इसको क्लियर करेंगे एग्जाम्पल लेके। पहले इसकी बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, नीचे हो। या यूँ कहते हैं कि जैसे हम ये बात करते हैं कि हमारे पास में ये गोले का हिस्सा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गोला था, इसका हमने इतना टुकड़ा काटा, ये निकल के आया, ये टुकड़ा निकल के आया। अब यदि इसको मैं बाहर से पॉलिश कर देता हूँ तो इसका अंदर वाला पृष्ठ कौन सा हो गया, परावर्तक। ये वाला पृष्ठ कौन सा है, परावर्तक। और यहाँ पर क्या होगा, इसका केंद्र। अब देखो दोनों में अंतर समझते हैं, इसमें क्या अंतर है, दोनों को हम समझते हैं। इसको मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, इसी को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। तो दोनों में क्या अंतर है, देखो इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका भी केंद्र यहाँ है। इसको तो हमने क्या कर रखा है, केंद्र की तरफ से पॉलिश कर रखा है, और इसको केंद्र से बाहर की तरफ से पॉलिश कर रखा है। तो वो दर्पण जो केंद्र से बाहर की तरफ पॉलिश जिसको करते हैं हम, या जिसका जो ये कहते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ किधर हो, अंदर की तरफ, वो तो कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने अपने घर की रसोई में चम्मच या कटोरी को यदि आपने ध्यान से देखा हो तो कटोरी या चम्मच का, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मेरे हाथ में एक चम्मच है और इस चम्मच के बाहर वाले पृष्ठ पे आपको मेरी जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा होगा। यदि इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो भी आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा हो गया और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। सीधे का मतलब मेरा सर यहाँ भी ऊपर की तरफ है और यहाँ पर कैसे आ गया, सर नीचे की तरफ हो गया, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। और यहाँ कैसा है, सीधा प्रतिबिंब है। तो अब ये जो चम्मच है ये भी किसकी भांति कार्य कर रहा है, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की भांति। किस प्रकार से, देखो इसका जो एक पृष्ठ है, हम बात करें ये वाला पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है। तो यदि इसको हम बाहर से पॉलिश कर देंगे तो ये वाला पृष्ठ कैसा है, ऊपर से दबा हुआ है। कौन सा दर्पण बनेगा, ये अवतल दर्पण। इसको उल्टा कर देते हैं तो ये तल ऊपर आ गया, जो तल ऊपर आ गया, और नीचे वाले को पॉलिश कर देते हैं। ऊपर वाले तल को क्या बनाते हैं, परावर्तक। मतलब यदि हम ऊपर से देखेंगे, यदि हमें प्रतिबिंब ऊपर से दिख रहा है तो ये दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। मतलब जिसका परावर्तक तल ऊपर है वो उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक तल नीचे दबा हुआ है, जैसे चम्मच है, सीधी चम्मच है, कौन सा दर्पण बनेगी, अवतल दर्पण। चम्मच को उल्टी कर दिया, कौन सा चम्मच बनेगी, उत्तल दर्पण। चम्मच की जगह आप यदि एक नई कटोरी ले लोगे, कटोरी को सीधा रख दोगे, क्या बनेगी, अवतल दर्पण। कटोरी को उल्टा कर दिया, क्या बनेगी, उत्तल दर्पण। तो हम इस प्रकार से अनेक वस्तुओं में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जो परछाई है उसको हम देख सकते हैं। तो देखो हमारे पास में अब दो प्रकार के दर्पण निकल के आ गए। ये क्या था, पारदर्शी गोले का हिस्सा। इस गोले को हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला पृष्ठ क्या होगा, इसका परावर्तक। क्या बना, क्या बन गया, ये अवतल दर्पण। इसी प्रकार से यदि इसको हम जो बाहर वाला पृष्ठ है इसको परावर्तक बना देते हैं तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर यदि हम हाथ फेर के देखेंगे ना तो हमें दिखता है कि ये इस प्रकार से है, यूँ ऊपर से उठा हुआ है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण। तो ये तो हो गया हमारे पास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा। अब हम समझेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ एक पद जो इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार काम आएंगे हमारे। तो उनको हम यहीं से क्लियर करते हैं अच्छे से कि गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई क्या क्या परिभाषा हमारे सामने आएंगी। पहली परिभाषा जो हम बार बार पढ़ेंगे वो आएगी वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से, इसका जो प्रतीक होता है वो सी होता है, वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको इंग्लिश में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी के द्वारा। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक गोलीय दर्पण था, अब यदि इस दर्पण को मैं पूरा करता हूँ तो क्या बनेगा, ये गोला बन गया। इस गोले के केंद्र को, इसके केंद्र को नहीं, पूरा जो गोला बना है जिस गोले का, ये हमारा ये दर्पण, मान लो ये दर्पण है हमारा ए बी, तो ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा था ना, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे हमारे पास में उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो दर्पण मिलकर जो पूरा गोला बनाएंगे, गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे वो है ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव या पोल। और पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के द्वारा। पोल के लिए जो प्रतीक क्या ले रखा है, पी। क्या होता है ध्रुव या पोल, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक गोलीय दर्पण है, तो इस दर्पण का केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल इसके बीच में। ये इसके बीच वाला जो पॉइंट है ना, इस दर्पण के बीच वाला पॉइंट, देखो दोनों में अंतर है। यदि हम गोले का, ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसका केंद्र लेंगे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र। और दिए हुए दर्पण का केंद्र ही इस दर्पण का सेंटर लेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या आएगी, दिए हुए गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो हमें गोलीय दर्पण दे रखा है उसके सेंटर को, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, पोल। तो देखो हमें ये दर्पण दे रखा है, कोई सा भी हो सकता है, उत्तल हो अवतल हो, इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ बना, इसको हम क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी के द्वारा। अगली परिभाषा हमारे पास में आती है वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को हम, इसके लिए जो प्रतीक होता है वो लेते हैं हम आर, कैपिटल आर के द्वारा। इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी कैपिटल आर आ जाएगा उसका मतलब हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। क्या होता है वक्रता त्रिज्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको हम परिभाषित करेंगे। जैसे हमारे पास में ये कोई एक गोलीय दर्पण है, देखो कोई सा भी हो सकता है, जिधर से इसको हम पॉलिश कर देंगे उस हिसाब से कोई सा भी बन सकता है। अब यदि इस दर्पण को हम पूरा करेंगे क्या बनेगा, एक ये गोला बन जाएगा। अब इतना हमारा दर्पण था, इस दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं हम, ध्रुव। गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो देखो यहाँ से क्लियर है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बन गई, इस गोले की त्रिज्या बन गई। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी हमारे पास में यही आ जाती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। या यूँ कह दें कि ये गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा था उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखो क्या आएगी, वक्रता त्रिज्या जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर के द्वारा। क्या परिभाषा बनी, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होते हैं उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये गोलीय दर्पण इस गोले का हिस्सा था, इसकी त्रिज्या को क्या नाम दे दिया हमने, वक्रता त्रिज्या। या यूँ कह दें ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव क्या है, पोल, वक्रता केंद्र क्या है, सी। इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसका नाम क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। इसको मैं कह दूँ कि पी सी बराबर आर, पी और सी के बीच की दूरी जो है इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, देखो हमने अभी पढ़ा है दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। इसको पूरा करेंगे क्या बनेगा, गोला। गोले का जो केंद्र आएगा उसको क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब ये लाइन, ये रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाती है, यदि इस लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो इसका नाम क्या होगा,
मुख्य अक्ष। सो हमारे पास में मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या आ जाएगी, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, यदि इसको हम दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाती है, मुख्य अक्ष। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं से ही मैं आपको अगली परिभाषा बताता हूँ जिसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि दर्पण के ऊपर यदि हम एक दर्पण के सरफेस पर, दर्पण के पृष्ठ के ऊपर 90 डिग्री पे कोई लाइन खींच देंगे, वो क्या होती है, अभिलंब। देखो ये जो वक्रता त्रिज्या है हमेशा दर्पण के पृष्ठ पे क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये कैसी रेखा है, एक पॉइंट हमने दर्पण के पृष्ठ पे ले रखा है और दूसरा क्या है, जो गोले का केंद्र है। तो हम अभिलंब को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इस दर्पण के पृष्ठ पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, दर्पण के पृष्ठ के ऊपर हमने कोई बिंदु लिया, मैंने कोई बिंदु ले लिया ए, यदि इस बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, अभिलंब। तो आप कितने अभिलंब खींच सकते हो, कहीं हम बहुत सारे अभिलंब, मतलब यही कहते हैं कि अनगिनत अभिलंब खींच सकते हैं। यदि एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैं मिला दूंगा तो ये सी बी, ये भी क्या है, एक अभिलंब, सी पी क्या है, एक अभिलंब, सी ए क्या है, एक अभिलंब। ये होता है अभिलंब। अगली जो परिभाषा आती है वो एक और आती है हमारे पास में द्वार्क, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं अपेर्चर। द्वार्क या अपेर्चर क्या होती है, द्वार्क या अपेर्चर। जैसे ये दर्पण है मेरे पास में, तो इसकी ये जो वृत्ताकार सीमा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हमारे पास में, जैसे ये कहते हैं कि ये दर्पण था हमारे पास में, इस दर्पण की हम बात कर रहे हैं, ये दर्पण है, तो इस दर्पण का अपेर्चर या द्वार्क क्या होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक सीधी ये वाली जो दूरी है, इसका ये जो, ये कहते हैं कि इसका ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम सीधा खींच देते हैं, ये दूरी क्या बन जाएगी, सपोज ये बिंदु M है और ये N, दोनों डायमेट्रिकली क्या है, अपोजिट है। मतलब इसके व्यास, ये कहते हैं कि इसके व्यास के ऊपर एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट, एक बिंदु इधर है, तो इसका ये जो व्यास बन गया ना, जो वृत्ताकार जो हमें क्या दे रखा था, जो दर्पण दे रखा था, उस दर्पण का जो व्यास है, दिए हुए दर्पण का व्यास, गोले का व्यास नहीं, दिए हुए दर्पण का व्यास क्या कहलाता है, द्वार्क या अपेर्चर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगली जो परिभाषा है वो हमारे पास में आती है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। मुख्य फोकस और फोकस दूरी को समझने से पहले आपने कभी देखा हो या कभी आपने शैतानी करके देखी हो, कागज़ को दर्पण से जला के देखा हो, तो किस प्रकार से जला सकते हैं। देखो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ कि ये मेरे हाथ में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे यदि सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, देखो इस प्रकार से इस पे हम सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं और इस दर्पण से जो सूर्य से आने वाली किरणें परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पे इकट्ठी हो रही हैं और वहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यदि हम इस दर्पण को बिल्कुल धूप में लेके जाते तो क्या होता, सूर्य की जैसी बिल्कुल एक गोलाकार चमकता हुआ बिंदु हमें दिखाई देता है और उस बिंदु को यदि हम एक ही पॉइंट पर कुछ समय के लिए फोकस रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो कागज़ है या कपड़ा है वो जलना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चमकदार बिंदु दिख रहा है। इस दर्पण पे दर्पण कौन सा है, ये डायग्राम देखो मेरे पास में, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे ये जो किरणें आ रही हैं, समांतर किरणें आती हैं, दर्पण से टकरा के किसी एक बिंदु पे इकट्ठी हो गई। यहाँ पर देखो दर्पण से टकरा के यहाँ इकट्ठी हो रही हैं। तो जहाँ पर ये चमकदार बिंदु बनेगा, देखो इसको हम, ये हमारे पास में बिल्कुल चमकदार बिंदु ये बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखो अब मुख्य फोकस की परिभाषा क्या आएगी, यहाँ से निकल के आती है हमारे पास में मुख्य फोकस। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष। तो पहले मैं अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूँ कि वो किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये किरणें, एक ये और एक ये, तीनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण से टकराकर, दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर ये किरणें इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एफ के द्वारा, कैपिटल एफ से मुख्य फोकस को
जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ के द्वारा प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि अवतल दर्पण की जगह मेरे पास में उत्तल दर्पण होता और उत्तल दर्पण पे यदि हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो वो किरणें किसी एक बिंदु पे इकट्ठी नहीं होती, बल्कि अवतल दर्पण से टकराकर ये इस प्रकार से फैल जाती हैं। ये किरणें ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ये किरणें नीचे की तरफ आ जाती हैं, और ये जो बीच वाली किरण जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऊपर ही जा रही है, ये यहाँ से टकराकर वापस आ जाती। तो ये किरणें आगे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन हम इन तीनों को यदि पीछे बढ़ा देते हैं यूँ इस प्रकार से, तो ये तीनों हमें किसी एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती, और इसको मैं कह देता हूँ F। तो उत्तल दर्पण के लिए जहाँ से हमें ये किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसका मुख्य फोकस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसके लिए जो मुख्य फोकस है ये क्या है, एक मतलब यूँ कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द रियल पॉइंट, ये वास्तविक पॉइंट नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, और ये कहते हैं कि ये एक आभासी है, आभासी बिंदु है, और यहाँ पर क्या है फिर वास्तविक बिंदु है। कैसे हमने देखा ना कि अभी जहाँ पर किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होगी वहाँ पर क्या बनता है, चमकदार बिंदु बनता है। इस चमकदार बिंदु का नाम क्या है, मुख्य फोकस। तो ये क्या है, वास्तविक पॉइंट है। ये क्या है, आभासी है, मतलब इसका हमें आभास हो रहा है कि हमने किरणों को बढ़ाया है तब जाके बनाया, वास्तव में नहीं बना। अब अगली जो परिभाषा है वो क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के पोल और फोकस, मुख्य फोकस, या यूँ कहते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f के द्वारा। तो यहाँ पर देखो फोकस दूरी ये आ जाएगी। यहाँ बात करते हैं तो दर्पण के पोल और फोकस के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आएगी। इस दूरी का नाम क्या होगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के द्वारा। कैपिटल F के द्वारा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्य फोकस को, और स्मॉल f के द्वारा फोकस दूरी को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई कुछ एक मुख्य परिभाषाएं जिनको हम इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे। तो इन सभी डेफिनेशंस को, सभी जितने भी पद आए हैं आप इनको अच्छे से समझिए, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो फार्मूले हैं, दर्पण फार्मूला, उसको हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।